बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अ ब्रांड न्यू टॉपिक ऑफ न्यूनेटोलॉजी। बस आप स्पीड देखना मेरी अब किस तरह में इंशाल्लाह मेरा 10 तारीख से पहले का वक्त है। उस दौरान बहुत से और टॉपिक्स भी आएंगे अलॉन्ग विद न्यूनेटोलॉजी। पीडियाट्रिक एक्यूटली इल चाइल्ड, इसमें से मेरी जान क्वेश्चन आना ही आना है अगर आप पीड्स का आपका एग्ज़ाम है। देखो सिनेरियो आता है सॉरी कि बच्चा गया है स्कूल, वापसी पे आया वो खांसता हुआ आया, उसकी ट्रेकिया डेविएटेड है या उसके गले से वीजिंग आ रही है। तो क्या हो सकता है? माँ ने तो सुबह उसको बिल्कुल ठीक भेजा है, ठीक है। जितनी भी मेडिकल गर्ल्स सुन रही हैं मेरी वीडियो, कल को आपका बच्चा या बच्ची होगी, ठीक है, अल्लाह करे कि आपको औलादे नरीना भी और औलाद ज़रीना जो भी है वो दोनों ही अल्लाह अता फरमाए। उनके अंदर ये हो सकता है कि आप उन्हें अच्छा सा स्कूल तैयार करके भेजें और वापसी पे जो है ना वो बेचारा खांसता हुआ है, कुछ भी ना खा पा रहा हो। एक ये सिनेरियो आया करता है हमारे पास, और इसमें बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि आप इसको अच्छे से डायग्नोज कर लें, ठीक है। तो अब हमारे पास एक्यूटली इल चाइल्ड, अचानक से बच्चा इल क्यों हो गया है? देखो इसके अंदर हमारे पास दो ही चीज़ें हमने डिस्कस करनी है, या तो उसको एनाफिलैक्सिस का अटैक हुआ है या फिर उसके अंदर कोई भी फॉरेन बॉडी उसने इनहेल कर ली है या चोकिंग कर ली है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि उसको हो सकता है एना हमारे पास फाइलेक्सिस हो जाए, जिसे हम क्या कहते हैं एलर्जी हो जाना या तड़फड़ बन जाना जो भी है। नंबर सेकंड पे हमारे पास है जी फॉरेन बॉडी, वो कोई भी इनहेल कर ले। अब इन दोनों को हमने बस इसके अंदर डिस्कशन करना है इंशाल्लाह, एक ही वीडियो में डिस्कशन करना है। बहुत से लोग जो है यूट्यूब की तरफ से मुझे आया है कि पूरी वीडियो देखते हैं, अच्छे से उसको समझते हैं, उसके बाद फिर सब्सक्राइब किए बगैर चले जाते हैं। यार मोहब्बत इस तरह तो नहीं ना होती, दोनों तरफ से मोहब्बत होती है। अच्छा, एनाफिलैक्सिस बेसिकली डेफिनेशन क्या? एक्यूट लाइफ थ्रेटनिंग सिस्टेमिक रिएक्शन है ड्यू टू आईजीई मीडिएटेड, ठीक है। तो ये हमारे पास आईजीई जो एंटीबॉडी होती है, आईजीई मीडिएटेड हमारे पास ये कह लो सिस्टेमिक रिएक्शन है। इजी हो गया। होता क्या है इसके अंदर, क्यों इतना है? एलर्जी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, आईजीई एक एमसीक्यू आ गया आपका, ठीक। अब यहाँ पे हाइपर सेंसिटिविटी बेसिकली आपकी बॉडी के अंदर हो जाएगी हर चीज़ से, मतलब उसको थोड़ी सी कोई भी डस्ट मिली है तो वो हाइपर सेंसिटिव हो जाएगा। तो हाइपर सेंसिटिविटी हमारे पास इसके अंदर देखी गई है। अब यहाँ पे हमारे पास दो कॉमन चीज़ें, अर्टिकेरिया, एंजियोडीमा। आपने एक लफ्ज़ सुना होगा अर्टिकेरिया। जब मैंने पढ़ाया है ना आपको डर्माटोलॉजी डर्माटोलॉजी वाली वीडियो में मैंने बड़ा ब्रीफली अर्टिकेरिया को डिस्कशन किया। अर्टिकेरिया, एंजियोडीमा, एंजियो का मतलब क्या है? वेसल के अंदर हमारे पास जो है ना उसकी वजह से एडीमा हो गया। जहाँ पे हम उर्दू में क्या कहते हैं उसको तड़फड़ कहते हैं ना, जहाँ पे आपकी एलर्जी होती है ना वहाँ पे ये रेज ही वेजिकल होती है और इसके अंदर पानी सा भर जाता है और वो आपको बड़ी प्रोमिनेंट नज़र आती है। अर्टिकेरिया, एंजियोडीमा, वेसल से पानी जो है ना वो बाहर आ गया। फिर नंबर सेकंड में हमारे पास क्या होगा? सांस की नाली के ऊपर इसका इफेक्ट होगा। मतलब जो एयरवे इतना था, जब वो हाइपर सेंसिटिव होगा तो वो सूज के इतना हो जाएगा। तो क्या है? नैरोइंग ऑफ द एयरवे। तो नंबर सेकंड पॉइंट हमारे पास आ गया एक्यूट एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। अचानक से जो है ना वो हमारे पास एयरवे की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, ठीक है। एक्यूट एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी। अच्छा, नंबर थर्ड पे हमारे पास क्या होगा? जो उसका सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो उसकी ब्लड वेसल है, उसके अंदर भी कुछ ना कुछ हाइपर सेंसिटिविटी आ गई तो हमारे पास क्या होगा? वो कोलैप्स हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास नंबर थर्ड पे सर्कुलेटरी, अगर मैं कोलैप्स लिख लूँ तो ये एक अच्छी चीज़ होगी, ठीक है। सर्कुलेटरी कोलैप्स, ठीक है, मतलब सी से याद कर लो। नंबर फोर पे हमारे पास, और ये हमारे पास कहता है कि अगर अभी एंटीजन एक्सपोज हुआ है ना विद इन फ्यू मिनट्स टू आवर, ठीक है, चंद मिनट से हमारे पास चंद घंटों के अंदर अंदर, ठीक है, ये रिएक्शन होना है और आपको उसका सांस बंद, सर्कुलेटरी कोलैप्स, अर्टिकेरिया, तड़पड़, हाइपर सेंसिटिविटी होगी, आईजी इमीडिएट। मजा आया कि नहीं? अच्छा, एटियोलॉजी क्या है? क्यों ये हुआ है? आखिर क्या ऐसी वजह है? बच्चे को सुबह सवेरे हमने ठीक भेजा है। एटियोलॉजी भी मेरी जान हमारे पास होगा उसने कोई ड्रग्स के ऊपर है वो, ठीक है। ड्रग्स में हम हो सकता है वो बीमार हो, माँ ने उसको सुबह एंटीबायोटिक खिला दी है, ठीक है, या उसने एवं जो है ना वो खुद ही अपने दादा बू दादी माँ की जो है ना वो एंटीबायोटिक खा के एज अ टॉफ़ी जो है ना वो उसने समझी है और जब वो खा लिया तो ड्रग हो सकता है उससे एलर्जी हो जाती है बहुत से लोगों को।
बी स्टिंग हो सकता है उसको स्कूल के अंदर कोई मक्खी ने काट लिया है, तो बी स्टिंग हमारे पास आ जाएगा। नंबर 3 पे हमारे पास फूड में हो सकता है उसने कोई पीनट वगैरह खा लिया है, ठीक है? कुछ लोगों को फूड एलर्जी भी होती है, ठीक है? हो सकता है उसने कोई पीनट वगैरह खा लिया या वहाँ से कोई बच्चा जो है ना वो शेलफिश अपने लंच बॉक्स में ले आया है, तो शेलफिश खाने से कुछ लोगों को एलर्जी हो जाती है, तो ये होगी चीज़ें। नंबर 4 पे हमारे पास होता है कि कोई भी लैटेक्स मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिस तरह का होगा ना ग्लव्स वगैरह हो गया, उसकी कोई लैब थी वहाँ पे ग्लव्स पड़े हुए थे, तो ग्लव के पाउडर से उसको एलर्जी होगी, तो ये भी हो जाती हैं। ठीक हो गया? अब क्लिनिकल हमारे पास फाइंडिंग क्या-क्या है? किस क्लिनिकल फाइंडिंग की बुनियाद पे मैं उसको एनाफाइलैक्सिस डिटरमाइन यहाँ पे हम क्लिनिकल फाइंडिंग लिख लेते हैं। तो हमारे पास होता है जी अर्टिकेरिया एंजियोडीमा, नंबर 1 पे हमारे पास अर्टिकेरिया, ठीक है? अर्टिकेरिया मैंने बता दिया, एंजियोडीमा हो गया, ठीक है? ये 2 चीज़ें भी मैं दिखाता हूँ, ये अर्टिकेरिया एंजियोडीमा होता क्या है, एक तस्वीर के अंदर। पहले मुझे कवर कर दें। फिर फ्लशिंग और इचिंग होगी, कभी आपको किसी न किसी बंदे को ज़िंदगी में लाज़मी एलर्जी हो जाती है, ठीक है? मुझे भी एक दफ़ा तो इतनी तेज़ ख़ारिश होती है, बंदा कहता है कि यार मैं अपना स्किन ही वो उतार दूँ। फ्लशिंग और हमारे पास इचिंग बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है? फिर हमारे पास उसको क्या होगा, अमूमन जिनको साइनोसाइटिस होता है वो भी एलर्जी के मतलब अभी सर्दियाँ आ रही हैं, तो उनको ये भी हमारे पास होने के बड़े ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है? यार इसके फ़ोकस को क्या हो गया? तो इसके अंदर हम हमारे पास आ जाएगा जी नेज़ल कंजेशन, नाक का बंद होना। जो लोग साइनोसाइटिस का शिकार है वो मेरी बात से आगे करें। नेज़ल कंजेशन हो जाएगी, ठीक है? वो फिर उसको रेनोरिया होगा, रनी नोज़ होगा। अब आपकी ईएनटी सारी की सारी यहाँ पे रिवाइज़ हो, राइनोरिया हो जाएगा। फिर हमारे पास क्या हो सकता है उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एसओबी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाएगी। फिर हमारे पास क्या होगा ब्रोंकोस्पाज़्म और हाइपोक्सिया, ठीक है? ब्रोंक्यूल जो है उसके अंदर स्पाज़्म आ जाएगा और हमारे पास वो हाइपोक्सिया का शिकार हो जाएगा। फिर हमारे पास हो सकता है वो सिनकपी के अंदर चला जाए और हाइपोटेंशन क्योंकि सर्कुलेटरी कोलैप्स है, तो वो हमारे पास किसके अंदर जा सकता है हाइपोटेंशन और एट दी एंड वो वेज़ोवेगल सिनकपी जो है ना जिसे हम कहते हैं, तो उसके अंदर वो जा सकते हैं। फिर नोज़िया, वॉमिटिंग, डायरिया इसकी वज़ह से जी कुछ ना कुछ जीआईटी के ऊपर इफ़ेक्ट हो गया तो नोज़िया ये जो हमें हँस के आ जाती है ना, वॉमिटिंग करता रहेगा, ठीक है? कुछ खाएगा पिएगा नहीं और जो खाएगा वो उसका डायरिया की फॉर्म में निकल जाएगा, ठीक है? फिर एब्डोमिनल क्रैम्प्स भी बहुत ज़्यादा होंगे और साथ में आप हेडेक भी ऐड कर देना ताकि आपका क्वेश्चन थोड़ा-सा ना बड़ा हो जाए, खूबसूरत सा लगे, ठीक है? अब ट्रीटमेंट क्या करनी है आपने? मतलब अब आप डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं ओपीडी के अंदर, मरीज़ आ गया आपके पास, वो कह रहा है डॉक्टर साहब मैं कहता हूँ अपनी स्किन उतार दूँ, इतनी मुझे ख़ारिश हो रही है। आपने कहना है रिलैक्स बेबी रिलैक्स, ठीक है? ट्रीटमेंट के अंदर आपने सबसे पहले जो ट्रिगर है उसको रिमूव करना है, ठीक है? अगर तो वो कोई ड्रग उसने अभी भी उसकी बॉडी के ऊपर लगी हुई है या वो कोई फूड अभी भी खा रहा है या वो कोई ऐसी चीज़ जिससे उसको एलर्जी है, तो वो ट्रिगर को सबसे पहले उसको आपने रिमूव करना है, ठीक है? अगर उसके कपड़ों के ऊपर कुछ ऐसी चीज़ लगी जो एलर्जी का वैसे उसके कपड़े उतरवा दो। फिर आपने क्या करना है एड्रेनालिन जो है ना वो आपने उसको इंजेक्ट करना है। एड्रेनालिन बेस्ट है आईजीई के खिलाफ मतलब एलर्जी को यूँ ख़त्म करता है। आप एक एड्रेनालिन लगाए मसला सॉल्व। फिर साथ में क्योंकि ये हिस्टामीन से एसोसिएटेड है आईजीई, ठीक है? तो हमारे पास क्या होता है हिस्टामीन क्या करवाता है वो सारे तड़फड़ वगैरह वही करवाते तो आप एंटी हिस्टामीन ड्रग्स जो है ना वो कोई भी इसके अंदर लगा सकते हैं जिन्होंने फार्मा पढ़ी है वो मेरी बात से देख रहे होंगे। फिर साथ में क्योंकि उसका साँस की बहाली करनी है तो O2 इन्हेलेशन अच्छी कर दो उसकी, जो-जो सिम्पटम्स है उसके अपोज़िट आप कर दो। फिर हमारे पास फ्लूइड थेरेपी और वैज़ोप्रेसर जो है ना वो उसको दे दो क्योंकि उसके डायरिया मैंने कहा हो रहा है और साथ में प्यास लग रही है तो फ्लूइड थेरेपी आप उसको अच्छी दे दो। फिर इसके साथ आपने ब्रोंकोडायलेटर ड्रग्स देनी है, ठीक है? ऐसी ड्रग्स जो कि साँस को खोलें, तो ब्रोंकोडायलेटर में बीटा एगोनिस्ट आ जाएँगे, ठीक है? वो सारे के सारे सैल्ब्यूटामॉल या इस तरह की चीज़ें और साथ में आप स्टेरॉइडल थेरेपी दे देंगे तो मरीज़ जो है ना वो उठ खड़ा होगा कि यार मैं तो डॉक्टर साहब आपका मुरीद हो गया, ठीक है? सॉरी फॉर दैट इसका भी इंक रीफ़िल करने वाली रहेगी तो मैं करता हूँ, ठीक है? ये ट्रीटमेंट आप इसके अंदर लिख सकते हैं, ठीक? ये हो गया हमारा एनाफिलैक्सिस के साथ बच्चा आ सकता है। नंबर 2 पे हमारे पास है जी फॉरेन बॉडी, इसी के ऊपर करते हैं ताकि हमारा ईज़िली कवर हो जाए। अच्छा फॉरेन बॉडी जो है ना वो एक इन्हेलेशन कर लेना और इसकी वजह से हमारे पास जो है ना वो कहने के चोकिंग हो जाती है, ठीक है? चोकिंग क्या है हमारे पास बेसिकली साँस का बंद हो जाना, ठीक है? तो वो यही है कि आपने फोरेंसिक मेडिसिन में भी चोकिंग वाला मैंने बड़ा एक्सप्लेन किया है।
डेथ ड्यू टू मैकेनिकल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। जितने भी आपके पास अगर पीठ के वार्ड में जाए ना, तो 1 से लेके हमारे पास 4 साल के जो बच्चे हैं ना, 1 टू 4 ईयर्स के, ठीक है, सबसे ज़्यादा उनके अंदर जो डेथ हो रही है ना मोस्ट कॉमनली, वो मैकेनिकल जो है ना एयरवे की ऑब्स्ट्रक्शन है। माँ ने उसको दादाबू के पास छोड़ा, गार्डन के अंदर छोड़ा, वो बच्चे ने जनाब कोई ना कोई चीज़ मुँह में डाल ली है, वो जाके फँस गई है और उन्हें पता ही नहीं चला, तो बच्चा वहीं पे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि, मैकेनिकल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन इसे कहते हैं। मोस्टली जो आते हैं बच्चे, या तो वो फूड ऐसी खा लेते हैं, मतलब बिस्किट फंसा लिया, बिस्किट चलो फिर भी, मतलब कोई मुर्गी की वो उसने टांग फंसा ली छोटी सी, कोई हड्डी फंसा ली, ठीक है। या फिर हमारे पास कॉइन्स होते हैं, या सिक्के जो है ना, नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, ठीक है, उसके अंदर वो सिक्के जो है ना, वो जो है ना, वो दादी ने दिए और जनाब उसने मुंह में डाल दिया और अल्लाह के हवाले, ठीक है। बाद में दादी रोती होती है, वो मेरा पुत्र, एनीवेज अल्लाह माफ़ करे, क्या कह रहा हूँ यार। अच्छा, अब जो हमारे पास 1 साल से कम के बच्चे हैं ना, उनके अंदर, और 1 से 4 साल तक जो बच्चे हैं ना, उनके अंदर कौन-कौन सी चीज़ें हमने देखनी है। जो बच्चे 1 साल के होते हैं उन्हें मोस्टली जो है ना, आपने लेरिंक्स देखना होता है। लेरिंक्स के अंदर सबसे कॉमन है साइड, जाके वहाँ पे फूड जाके फँस जाए। जबकि क्योंकि अब ये बच्चे थोड़े से बड़े हो गए, इनका थोड़ा-सा एयर में डेवलप हो गया, तो नीचे तक जा सकता है। अब यहाँ पे आपने लेरिंक्स से नीचे ट्रेकिया देखना है, और आपने देखनी है जी ब्रोंकाई देखनी है। तो बच्चे की उम्र पूछ लेना, अगर वो 1 साल या से छोटा है तो लेरिंक्स के अंदर ही फँसा होगा, इससे नीचे नहीं जा सकती कोई चीज़। अगर 1 से 4 साल तक का, तो ट्रेकिया और ब्रोंकाई के अंदर हमारे पास जा सकती है वो, ठीक है। अब यहाँ पे क्लिनिकल फाइंडिंग क्या है? अगर तो फॉरेन बॉडी छोटी है, तो सिम्पटम्स जो है ना वो कम से कम होंगे, इतना पता नहीं चलता, वो बस हमें। लेकिन अगर तो अब अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, चीज़ इतनी बड़ी है, तो हमारे पास डेथ भी हो सकती है। तो हमारे पास 2 ही चीज़ें, या तो हमारे पास अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, ठीक है, या फिर हमारे पास क्या हो सकती है, लोअर एयरवे जो है ना वो ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट अब टॉपिक आ रहा है, अपर वे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, या फिर हमारे पास लोअर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है। अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन ज़्यादा खतरनाक है, ठीक है। लोअर होगी चलो फिर भी साइडों से आगे पीछे से, अपर ऊपर वाला अगर धक्का लग गया ना, तो मेरी जान हर चीज़ ही बंद हो जानी है। लोअर में ये है कि चलो यहाँ पे फंस गई है ना ब्रोंक्यूल के अंदर, तो हम कहीं ना कहीं से उसको साइडों से हवा दूसरी तरफ से ले जाते हैं, लेकिन अपर वेवे वाला ज़्यादा खतरनाक है, ठीक है। और इसके अंदर वो कह रहा है कि इमीडिएट डेथ जो है ना, एस्फिक्सिया होगा इसके अंदर फ़ौरन से पहले, और हमारे पास इमीडिएट जो है ना वो डेथ होगी अगर आपने इसको टाइमली ट्रीट ना किया, ठीक है। अब हमारे पास क्या-क्या हो सकता है, गैगिंग हो सकती है, चोकिंग हो सकती है, वीज़िंग के साथ आएगा, ठीक है। वो गैगिंग मतलब मुँह से उबकाई आ रही होगी उसकी, चोकिंग वाले सारी साइन आ रहे होंगे, ठीक है। साइनोसिस हो रही होगी, और वो जो रो रहा होगा तो साथ में वो व्हीज़िंग की भी साउंड आ रही होगी, ठीक है। डिस्फोनिया या एफोनिया वॉइस जो है ना उसकी बिल्कुल जो है ना अब वो ख़त्म होती जाएगी वक्त के साथ साथ, ठीक है। जबकि जो लो एवे है ना उसमें हमारे पास क्या है ना कि ये फ़ौरन डेथ नहीं होती, लेकिन ये लंबे अरसे तक जो है ना थोड़ा सा, मतलब थोड़ा टाइम निकाल देता है, ये इतना ख़तरनाक नहीं है, ठीक है। इसके अंदर आपको सिंपल जो है ना वो वीजिंग मिलेगी, ठीक है। और एसिमेट्रिक या एब्सेंट ब्रेथ साउंड जो है ना वो आपको मिल सकती हैं, कि मतलब वो उसका सांस लेने की जो है ना वो साउंड वो एब्सेंट हो सकती है। बस इतनी ही 2 बातें लोअर में है। अपर वाला इस वजह से ज़्यादा खतरनाक, क्योंकि इसमें गैगिंग है, चोकिंग है, साइनोसिस है, व्हीजिंग है, एफोनिया है, वो सारी की सारी आपने लिखनी होती हैं। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपसे पूछते हैं, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है कि मैकेनिज्म ऑफ एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन क्या है? मतलब कि अब कोई चीज़ तो है ना रोकी है, तो उसका क्या मैकेनिज़्म है? तो हमारे पास 3 डिग्रीज़ की जो है ना ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती हैं, ठीक है। मैं थोड़ा छोटा लिखता हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि एक ही जो है ना व्हाइट बोर्ड के ऊपर हमारे पास आ जाए, यार सारे ही पॉइंटर आज ख़त्म होने थे, ठीक है। नंबर 1 पे हमारे पास होती है फर्स्ट डिग्री एयरवे ब्लॉक, ठीक है। नंबर सेकंड पे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हमारे पास सेकंड डिग्री, ठीक है, सेकंड डिग्री एयरवे ब्लॉक। और नंबर थर्ड पे हमारे पास होता है जी कंप्लीट एयरवे, थर्ड नहीं होती वो कंप्लीट होती है, ठीक है। कंप्लीट जो है ना वो हमारे पास ऑब्स्ट्रक्शन होती है, फर्स्ट डिग्री ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, सेकंड डिग्री ऑब्स्ट्रक्शन, और हमारे पास थर्ड डिग्री ऑब्स्ट्रक्शन। रट्टा लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, देखो अब कैसे मैं, ठीक है। यहाँ पे भी मैं एक एयरवे बना रहा हूँ, यहाँ पे भी ये नीले रंग से मैं एयरवे बना रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास साइनोसिस होनी है, तो मैं नीले रंग से बना रहा हूँ, ठीक है। अब उस बच्चे ने अगर कोई चीज़ ऐसी खा ली है
वो जो यहाँ पे जाके एयरवे के अंदर फँस गई है, ठीक है? अब वो साँस ले रहा है तो साँस लिया भी आराम से जा रहा है, हवा जा भी रही है साइड से और हवा वापस भी एक्सपायर भी हो रही है, ठीक है? बस ये दरमियान में जो है ना वो फँसी हुई चीज़ है लेकिन साइडों से हवा आ जा रही है। तो ऑब्स्ट्रक्शन अलाउ पैसेज ऑफ एयरवे इन बोथ डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन के अंदर हवा को रास्ता मिल रहा है आने-जाने का। तो ये हमारे पास है फर्स्ट डिग्री एयरवे ब्लॉक। सेकंड डिग्री में क्या है कि कोई ऐसी चीज़ फँस गई है, ठीक है, जो हवा को तो आने दे रही है, कहती आ जाओ मेरी जान, आ जाओ, ठीक है, लेकिन वो वापस नहीं जाने दे रही। जब हवा वापस जाती है, ठीक है, तो वो रिफ्लेक्ट बैक होके उस ऑब्जेक्ट से वापस आ जाए। तो ये हमारे पास है जी सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक इन्हेलेशन के ऊपर, ठीक है। मतलब इन्हेलेशन के ऊपर ये है कि हवा आने दे रही है, लेकिन एक्सहेलेशन के ऊपर हवा नहीं जाने दे रही। तो ये हमारे पास थी बोथ डायरेक्शन, ये हमारे पास है यूनी डायरेक्शन। एक डायरेक्शन के अंदर ही हवा आ रही है, लेकिन जाने का उसको हमने नहीं देना। जो चीज़ आ गई उसको बस पकड़ लिया उसने, अंदर ही काबू कर लिया, वापस नहीं जाने दी। थर्ड डिग्री में क्या होगा? देखो, अब कोई ऐसी चीज़ उसके अंदर फँस गई है कि जिसने ना तो कोई चीज़ अंदर आने देनी है, ना अंदर से कोई चीज़ बाहर आने देनी, ठीक है? वो जिस तरह होता है ना वो अडयाला जेल, ना कोई बंदा अंदर आए, ना अंदर से कोई बाहर जाए। कंप्लीट कर्फ्यू लग गया है, तो ये हमारे पास कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन है, मैंने तो यूँ याद किया हुआ है। ईज़ी हो गया, तो यहाँ पे ना कोई डायरेक्शन नहीं है, हवा जो बाहर से आ रही है वो वापस जा रही है, जो अंदर थी वो अंदर ही रहेगी। बाहर वाली बाहर, अंदर वाली अंदर, दरमियान में बिल्कुल डका लग गया, कोई किसी को नाके के ऊपर से आने-जाने की इजाज़त नहीं है, तो ये है, ठीक है? यूँ याद रख लो ये ऐसा नाका है पुलिस का कि ये राइट साइड वाली ट्रैफ़िक भी आ रही है, लेफ़्ट साइड वाली ट्रैफ़िक, लेकिन यहाँ पे आपने ब्रेक लगानी होती है नाके के ऊपर जिस तरह। यहाँ पे क्या है कि एक तरफ से जो सारी ट्रैफ़िक मूव हो रही है, दूसरी तरफ से पुलिस वाले ने कहा तो ये वाली ट्रैफ़िक यहाँ से जा रही है, इसको नहीं जाने देना। यहाँ पे है कि जो इस रोड से आ रहे हैं उसको भी कहो कि तुम वापस जाओ, जो इस रोड से आ रहे हैं, जिस तरह हमारे पास है ना रेलवे का फाटक हमने बंद कर देनी है, ना उधर से इधर, ना इधर से उधर, तो काम ही खत्म है। तो ये कंप्लीट हमारे पास हो जाएगी, ठीक है। अब मैनेजमेंट क्या करनी है? अब आपके पास डॉक्टर साहब आ गए, तो आपने सबसे पहले देखना कि क्या बच्चा ये उसको अपर एयरवे ब्लॉक है, उसकी एज पूछ लो सबसे पहले, ठीक है। अगर एज वो 1 साल से छोटे, तो आपका लिरिक्स आपके दिमाग में आएगा। अगर 1 से 4 का तो ट्रेकियर ब्लॉक है। फिर आपने देखना है कि अगर वो 1 से 4 या अपर वे एयर ब्लॉक है, लोअर वे। अगर वो गैगिंग, चोकिंग, साइनोसिस, वीजिंग और एफोनिया हो रहा है, तो मतलब अपर एयरवे ब्लॉक है, उसकी मैनेजमेंट करनी है। अगर उसको सिर्फ वीजिंग और ब्रेथ साउंड एब्सेंट है और बाकी हर चीज़ वो ठीक कर रहा है, बोल भी छूट रहा है, तो इसका मतलब है कि उसका लोअर एयरवे ब्लॉक है, तो इस लिहाज से। अब अगर तो उसको कोई भी कफ, स्पीक या ब्रीथिंग में है, कोई मसला नहीं है, तो मतलब बिल्कुल छोटा-सा वो एवें निग्लेक्टेबल है। नो इंटरवेंशन रिक्वायर्ड इफ चाइल्ड कैन कफ, स्पीक, और अगर वो आराम से खाँसी कर सकता है, आराम से बोल सकता है, आराम से साँस ले सकता है, तो आपको इमरजेंसी में ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको लाइट ले सकते हैं थोड़ा-सा, ठीक है? अब हमारे पास जो है ना, अगर तो कुछ क्या करते हैं कि वो यूँ फिंगर डालते हैं और फिंगर से जो है निकालने की कोशिश करते हैं। फिंगर शुड नॉट पुट ब्लाइंडली इनटू द माउथ। कभी भी आपने फिंगर को ब्लाइंडली नहीं डालना। हो सकता है यहाँ पे वो कोई नोकदार चीज़ हो, जब आप ब्लाइंडली डालें तो वो सारे एयरवे फाड़ दे। तो फिंगर को कभी भी ब्लाइंडली नहीं डालना आपने, ये एक पक्का है, ठीक है। अब अगर 1 साल 1 ईयर ऑफ एज का बच्चा है, तो उसके अंदर एक हमारे पास है हेमिलिच मैनोवर। वो क्या होता है? कुछ साल पहले ना एक वीडियो बड़ी वायरल हुई थी, मैं ज़्यादा नहीं दिखाऊँगा क्योंकि वो यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह एक वो माल के ऊपर जो है ना वो कोई बच्चा था, तो उसकी एक शख्स ने, जो शायद वो डॉक्टर था या जो भी था, उसने हेमिलिज मैनोवर करके उसकी फ़ॉरेन बॉडी निकाल दी थी। ठीक है, ये देख रहे हैं। तो मैं ज़्यादा नहीं याद दिखाना चाह रहा क्योंकि ये फिर मसला बन जाना मेरे लिए। ठीक है? तो यहाँ देखो उसके पीछे से कमर से आके यूँ पकड़ के ना, तो हम जब एक थ्रस्ट देते हैं तो जो चीज़ होती है वो बाहर आ जाती है। ये तो बड़ों में कर रहा है, बच्चों में फिर इस तरह ही जो है ना वो आपको परफॉर्मिंगली ऑन अ चाइल्ड और इन्फेंट, इन्फेंट के ऊपर किस तरह करना है, ये हम थोड़ा-सा देख लेते हैं। क्योंकि ये चीज़ें करने से आएँगी और हर डॉक्टर को जो है ना वो ये आनी चाहिए। ठीक है? वरना ये बड़ा मसला बन जाएगा आपके लिए अगर ठीक है? बस। ठीक है, समझ आ गई? अगर तो 1 साल की एज का तो फिर आप पीछे से यूँ करके यूँ थ्रस्ट देते, लेकिन अगर वो बिल्कुल छोटा है तो जिस तरह वो बेबी को उल्ट करके यूँ कर रहा है ना, इसके अंदर फिर बैक ब्लो पहले देनी है और फिर चेस्ट थ्रस्ट देनी है।
ठीक है? तो ये सीरीज़ याद रखनी है कि अगर तो आपके पास 1 साल तक या इससे बड़ा है, तो आपने मैनेजमेंट के अंदर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अगर 1 साल तक है तो आपने हेमिलिस्ट मैनोवर करनी है, ठीक है? मतलब वो जिस तरह आम करती है। लेकिन अगर वो 1 साल से छोटा है तो फिर आप उसके अंदर यूँ लौटा नहीं सकते, यूँ पीछे से पकड़ नहीं सकते क्योंकि वो बच्चा छोटा है। तो आप उसके अंदर पहले बैक ब्लो करेंगे, पीछे से पहले उसको मारेंगे और उसके बाद फिर उसको सीधा करके उसकी चेस्ट के ऊपर थ्रस्ट देंगे। जो भी चीज़ है वो क्रुच करके बाहर आए, ठीक है? फिर पहले बैक है फिर चेस्ट है, ये बीसी से याद कर लो, ठीक है? बीसी से मैंने याद किया क्योंकि ये एमसीक्यू पक्का है। कभी चेस्ट आगे लिख दी, कभी बैक पीछे लिख दे, तो ये ऐसा नहीं करना। पहले बैक फिर चेस्ट आपने थ्रस्ट देनी होती है। फिर भी अगर रिमूव ना हो, तो फिर आपने ब्रोंकोस्कोपी यूज़ करनी है। ब्रोंकोस्कोपी में एक ट्यूब होती है, वो आप उसके मुँह से डाल के ब्रोंक्यूल्स के अंदर डाल देते हैं, ठीक है? तो ब्रोंकोस्कोपी कौन-सी यूज़ करनी है? रिजिड ब्रोंकोस्कोपी आपने ये नाम है। एमसीक्यू मतलब सॉफ्ट ब्रोंकोस्कोपी या रिजिड। रिजिड आपने याद रखना कि सख्त वाली, अगर सख्त होगी तभी वो जाके सख्त चीज़ को पकड़ेगी ना, अगर रिजिड होगी वो तो वहीं पे साँप की तरह लिपट जाएगी। तो रिजिड ब्रोंकोस्कोपी आपने यूज़ करनी है। अगर फिर भी ना हो तो फिर थोरैक्टमी या फिर ब्रोंकेक्टमी जो है ना, वो आप उसमें थोरैक्स के अंदर से सुराख करके या फिर ब्रोंक्यूल में सुराख करके बाहर से छाती से थोरैक्टमी या ब्रोंकोटमी जो है ना वो कर सकती हैं। अच्छा, अब ये तो होगी मैनेजमेंट। अब उसके बाद फिर क्या बताना है कि जो माँ जब बच्चा ठीक हो जाए वो शुकराने नफल अदा करे, डॉक्टर साहब तो तुहाडी बड़ी मेहरबानी, साडा बच्चा बच गया। उसे कहना है अगली दफ़ा कोई भी ऐसा टॉय नहीं देना जो अपने वो मुँह में डाल ले। ऐसा छोटा टॉय जो वो मुँह में डाले और वो जाकर फँस सकता है। मटर का दाना या फिर वो छोटा लट्टू या फिर ये जो होती है ना लूडो खेलने वाली गोटियाँ, ये बहुत कॉमन है, ये उसके पास नहीं रखनी। फूड को एक तो बड़ी रोटी का नवाला जो है ना वैसे नहीं देना, उसको सिक्के नहीं देने। रोटी का नवाला देना भी है तो बिल्कुल उसको चूरी बना के देना। चूरी बिल्कुल बारीक क्रश की हुई जो कि ईज़िली वो आगे खा ले, मैश हो वो, ठीक है? बाइट साइज़ के साथ। फिर जब वो खेल रहा हो या वो भाग रहा हो तब कभी नहीं, क्योंकि उसको साँस चढ़ा होता है, खेलने और भागने के दौरान कभी भी उसको फूड नहीं खिलानी। माएँ होती हैं लै पुत्तर नाल खेड़दा भी रहे नाल मूँह च पांदा रहे, ऐसे नहीं करना। फिर नट, हार्ड बीन्स, रॉ वेजिटेबल, फ्रूट्स, ऐसे अनार के दाने जो है ना यकदम मुँह में सारे डाल दिए तो ऐसे नहीं करना। फिर च्यूएबल टैबलेट, उसको कोई डिंग डोंग बबल, कोई टॉफ़ी या इस तरह की नहीं देनी। अगर वो 3 साल से कम का तो हमारे पास कभी रिकमेंड नहीं करते कि उसको कोई भी च्यूएबल चीज़ है। तो ये था हमारे पास एक्यूटली इल चाइल्ड, होपफुली मज़ा आया होगा। ठीक है? आपके पास किस तरह से नहीं होता कि बच्चा स्कूल से आया, खाँसी कर रहा है, ट्रेकिया में हमारे पास शिफ्टेड टू द राइट साइड, ब्रेथ साउंड जो है ना वो एब्सेंट है, ठीक है? और बच्चा जो है ना वो या फिर गार्डन में खेल रहा है, तो या उसने कोई ऐसी चुभाने वाली चीज़, तो ये आपको क्लिनिकल सिनेरियो से पता चल जाएगा। अच्छा, वहाँ पे है ना फ्लेक्सिस के अंदर मैंने बात की थी अर्टिकेरिया एंजियोडीमा, तो ये इस तरह की एक आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि यार ये ज़्यादा अलाउ नहीं है तो मैं फिर ज़्यादा नहीं दिखाना चाहिए, ऊपर मैं हाथ रख देता हूँ, ठीक है? ये देख रहे हैं अर्टिकेरिया एंजियोडीमा, तो इस तरह की आपको बस एक कंडीशन मिल जाएगी जो आपके पास। अगर आप किसी ने स्क्रीनशॉट लेना है ना तो यार ये यहाँ से होपफुली किसी न किसी की थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए जो मेरे जैसे हैं ना बेचारे, तो उनकी यार हो जाए, ठीक है? दैट्स ऑल अबाउट एक्यूटली इल चाइल्ड भी हो गया हमारे पास। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है ना एक छोटा सा चैप्टर करके जल्दी से पीड 30 अक्टूबर तक मैक्सिमम पीड्स करेंगे, फिर उसके बाद बाकी लेक्चर भी अपलोड हो। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।